हेलो गुड ड्रामा फॉलोअर्स। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में यहाँ कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब यून रियू को लेकर एक खूबसूरत पार्क में आया था। वो वहाँ चल रही राइड को देखकर बोली कि यह काफ़ी खूबसूरत है। यून ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें यह जगह याद है, तो रियू बोलती है कि हाँ, यह वही पार्क है जहाँ पिछले जन्म में मैंने तुम्हें मिलने बुलाया था। तब दोनों याद करते हैं कि जू ने उसे रात को मिलने बुलाया था। यून तो उस टाइम पार्क में आकर जू का वेट कर रहा था, लेकिन वह आई ही नहीं। ये याद करके रियू बोली कि तब नहीं मिल सके तो क्या हुआ, अब तो साथ है ना। वो बोला कि हाँ, मुझे उस टाइम एक बार तुम्हें प्यार से देखना चाहिए था। मुझे चाहिए था कि एक बार और प्यार से तुमसे बात कर लेता, तुम्हारी तरफ देखकर एक और बार मुस्कुराता और एक बार गले लगा लेता। मुझे हर उस लम्हे का पछतावा है। तो यूँ बोलती है कि तुमसे मिलने की वजह से मेरे दिन सुहाने, शाम में ठंडी और रातें खूबसूरत बन गई है। इसलिए मुझे हर उस लम्हे से प्यार है जो तुम्हारे साथ बिताया गया है। वो बोला कि अब बहादुर बनने की बारी मेरी है, मॉर्फिस में नहीं जाऊंगा। रियू हैरान होकर बोली कि क्या तुम्हें कोई रास्ता मिल गया है? क्या इसका मतलब यह है कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे? उसने उस बात पर रियू को रिंग्स निकाल कर दिखाई। फिर उसने उसे रिंग पहना कर कहा कि यह तुम्हें सूट कर रही है, और उसे आई लव यू बोल दिया। रियू ने भी इमोशनल होते हुए भी रिंग पहन ली और बोली कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बाद में रियू ने उसे फ़ोन करके बोला कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरा हर दिन खूबसूरत बना। तुम ही ने मुझे मेरी फैमिली से मिलवाया। तुम्हारी वजह से ही मुझे रोज़ अपने बारे में कुछ नया पता चला। यह सुनकर यून बोला कि फिर मैं भी तुम्हें थैंक्स करता हूँ कि तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो रियू बोली कि अब मैं मजबूत बनूंगी और तुम्हें मायूस नहीं होने दूंगी। यून ने सोचा कि अब मजबूत बनने की बारी मेरी है। फ़ोन रखने के बाद यून ने डोंग को जाकर अपना ककून दिखाया और कहा कि जब टाइम आए तो तुम इस पर तीर चलाना। डोंग बोला कि निशाना चूकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मैं तीर नहीं चला पाऊंगा। अगर कोई गलती हो गई तो मुझे पछतावा होगा। तो यून बोला कि मुझे तुम पर भरोसा करने का कोई पछतावा नहीं, प्लीज़ तुम्हें यह करना ही होगा। यह सुनकर डोंग भी सोचने लगा कि अब वह क्या करे। बाद में उस तीर को देखकर डोंग पैरी से कह रहा था कि मैं इस तीर को चलाने वाला हूँ, इस बार इसे सही जगह लगाना ही होगा। इधर प्रेजेंट टाइम में डोंगू रियू की फ्रेंड को तीर चलाकर दिखा रहा था और उसका निशाना बहुत अच्छा था। वह काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। डोंगू उस जगह के ऑनर से कहता है कि आपको टारगेट जरा दूर रखने चाहिए थे, मेरे लिए इस पर निशाना लगाना बच्चों का खेल है। वह आदमी कहता है कि क्या आप अपने रॉबिन हुड एरो चलाकर दिखा सकते हैं? तो रियू की फ्रेंड पूछती है कि वो क्या है, तो वो बताता है कि उसमें एक पहले से चले हुए तीर पर निशाना लगाकर उस तीर को चीर कर दो टुकड़े करने होंगे। तो यू की फ्रेंड कहती है कि वो तो काफ़ी कूल लग रहा है, मुझे भी देखना है। यह सुनकर डोंगू परेशान हो जाता है कि यह रॉबिन हुड इस तरह के काम क्यों करता था। उधर उधर पैरी कहता है कि तीर सही जगह लगने के चांसेस ना के बराबर है। वह सोचता है कि नामुमकिन तो नहीं है ना, वैसे भी यह आखिरी मौका है जिसमें हम अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। इधर डोंगू रॉबिन हुड वाला तीर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह हो नहीं पाता जो करना चाहता है। तो कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने अच्छी कोशिश की। तो डोंगू कहता है कि मैं एक और निशाना लगाऊंगा, दूसरा मौका हर किसी को मिलता है। या बोलकर वह तीर उठाता है और एक बार फिर से कोशिश करने के लिए निशाना साध लेता है। जाही और रियू जब पुलिस स्टेशन से निकल रहे होते हैं तभी वहाँ उन्हें एक कपल नजर आता है। वाइफ हस्बैंड से बोल रही थी कि पता नहीं मैंने पिछले जन्म में किस गुनाह की सज़ा मिल रही है कि मेरी शादी तुमसे हो गई, तुम मर क्यों नहीं जाते। यह सुनते ही जाही को याद आने लगता है कि पिछले जन्म में सनसन उसके सामने आया था और उससे कहा था कि तुमने उस लड़की को मारना होगा, अगर तुम उसे दोबारा हासिल करना चाहते हो तो उसे मार डालो। सनसन का चेहरा याद करके उसे बात समझ आती है कि यून क्या कहना चाह रहा था जब उसने कहा था कि सब कुछ उस आदमी ने किया है, उसी ने हमें फिर सामने सामने खड़ा कर दिया। यही वह आदमी था
अब उस कपल को पुलिस कंट्रोल करके ले जाती है। रियू आगे जाने लगती है तो उसकी बाइक से टक्कर होने वाली होती है। इस पर वह आगे बढ़कर रियू को खींचकर टक्कर लगने से बचा लेता है। वह हैरानी से उसकी तरफ देखती है, फिर वो उसे थैंक्स करती है। दोनों गाड़ी की तरफ चल पड़ते हैं। यह वही टाइम था जब सैमसन यून से बोल रहा था कि आज रात वो होगा जो 500 साल पहले हो जाना चाहिए था। आज वो लड़की प्रिंस की खातिर मर जाएगी। यून जाही की कार में बैठी होती है और तब उसे यून फ़ोन करके पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो बताती है कि मैं पुलिस स्टेशन आई थी, अब घर जाने के लिए जाही की गाड़ी में बैठी हूँ। रियू को पता ही नहीं था कि इस कार में बॉम्ब लगा हुआ है। जाही को एक पुलिस ऑफिसर फ़ोन पर बता रहा होता है कि मुझे उस कातिल का ठिकाना मिल गया। पुलिस टीम उस जगह को देख रही थी जहां सारे मरने वालों और गवाहों की फ़ोटोज़ लगी हुई थी। वो उसे बताता है कि वह कातिल यूनसी का हस्बैंड है। उधर यून रियू को फ़ोन कर बोल रहा था कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से अभी निकलो। तभी उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिर गया क्योंकि उसके हाथ गायब हो रहे थे। रियू उससे पूछने लग जाती है कि क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि अब वह गायब हो गया था। उधर डोंग उस कुकून को देखकर समझ जाता है कि यून मेटामॉर्फिज्म शुरू हो गया है। वो सुनहरा तीर भी उड़ने लग जाता है, यानी अब टाइम आ चुका है। डोंग उस तीर को लेकर यून पर निशाना लगाने की तैयारी कर लेता है। पैरी भी अंदर जाकर उसके साथ खड़ा हो जाता है। डोंग को यून की बात याद आती है कि मुझे तुम पर भरोसा करने का कोई पछतावा नहीं होगा, प्लीज़ तुम्हें यह करना ही होगा। यही सब सोचते हुए वो आखिरकार तीर चला ही देता है। तीर चलते ही यून के पंखों से लाल रोशनी निकलती है और उसके जिस्म पर काले धब्बे पड़ने लग जाते हैं। अब यून अपनी कोशिश कर चुका था और उसका रिस्क अब कामयाब हो जाता है। उसकी आंखें खुल जाती है और वह अपने सीने से उस तीर को बाहर निकाल लेता है। अब रियू तक पहुंचने के लिए उसे उस कुकून को तोड़ना था। वह उसी तीर को मार मार कर कुकून से निकलने की कोशिश करता है और एक जोरदार वार करके उसको तोड़ देता है और उसे तोड़कर बाहर आता है। वहाँ वो कातिल रियू की कार में बम रखकर उसके फटने का वेट कर रहा था। जैसे ही टाइम खत्म होता है वह गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। धमाके से जाही भी गिर गया था। वह उस गाड़ी को जलते हुए देखकर उठता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन आग बहुत तेज़ था। तभी जाही देखता है कि यून ने रियू को उठाया हुआ था और वह गाड़ी के ऊपर उड़ रहा है। रियू उसकी तरफ देखती है तो उसे यून के पंखों की बदली हुई हालत देखकर पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके पंख काले हो गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वह जल रहे हो। वो उड़ते हुए रियू को नीचे ले आता है। नीचे जैसे ही यूनसी का हस्बैंड जैसे ही यह सब देखता है वो डर कर अपनी कार में बैठने के लिए भागता है। रियू को जाही के साथ छोड़कर यूनसी के हस्बैंड के कार का पीछा करने चला जाता है। रियू जाही को बताती है कि उसके पंख काले पड़ गए हैं, इसका मतलब उसके साथ कुछ गड़बड़ है। वहाँ पुलिस हेडक्वार्टर भी अलर्ट कर देती है। उन्हें गाड़ी ब्लास्ट होती नजर आती है और वह शहर की सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं जिनमें उन्हें यूनसी का हस्बैंड एक काली गाड़ी में बैठकर भागता नजर आता है। हर कैमरे से उस गाड़ी को ट्रैक करने लग जाते हैं और फ़ोन पर बाकी डिपार्टमेंट को भी खबर दे देते हैं कि गाड़ी कहाँ जा रही है। यून रोशनी बनकर उसकी गाड़ी के पीछे आ रहा होता है। वह एक सुनसान सी बिल्डिंग में गाड़ी रोक कर अंदर घुस जाता है। फिर जब वह छुप कर बैठ जाता है और डरते हुए याद करता है कि उसने यून को हवा में उड़ते हुए देखा, वह सोचता है कि ज़रूर मेरी आंखों का धोखा होगा। तभी उसे उन लोगों की आवाज़ें आती है जिन सबको उसने मारा था। वो लोग उसे पूछ रहे थे कि तुमने हमें क्यों मारा, तुम एक गंदे आदमी हो, जीने का कोई हक नहीं है, हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। वो ये सब सुनकर अपने कानों पर हाथ रख लेता है। तभी उसके पीछे से यून उड़ते हुए अंदर आ जाता है। वह पीछे मुड़कर यून को वहाँ खड़े देखता है और पूछता है कि तुम हो कौन, आखिर तुम हो कौन, क्या? तो यून बोलता है कि मैं तुम्हारी मौत हूँ, और यह कहकर यून उस पर हमला कर देता है और उसे पटक देता है। वो भी यून के साथ फाइट करता है। यून उसे दोबारा मारता है लेकिन वो उसे सर से पत्थर मार देता है। यून के सर से खून निकलने लगता है। वो यून की तरफ आता है तो वो उसे दूर फेंकता है। दोनों नीचे गिरे होते हैं। जब यून उठता है तो उसके मुंह से बहुत सारा खून निकल आता है। उसके पंख भी काले इसलिए हो गए थे क्योंकि मेटामॉर्फिज्म रुकने की वजह से वो कमज़ोर पड़ गया था। फिर वह उठकर उस कातिल को पकड़ने जाता है क्योंकि आज सारे बदले लेने का टाइम आ गया था। जितनी तकलीफ़ें और दर्द उसने दूसरों को दिए, आज वो सब लेने की बारी इसकी थी।
यून उसका गला दबा रहा होता है, मगर वो एक चाकू निकालकर उसकी पीठ पर मारता है। वो चाकू के वार से यून के पंख फिर से बाहर आ जाते हैं। वो यून को छत से नीचे फेंकने के लिए घसीटता है, लेकिन यून उसे ही धक्का देकर नीचे गिरा देता है। वो चीखते हुए नीचे गिरता है तो नीचे लगे छड़ से उसके जिस्म के आर पार घुस जाते हैं। यून अपनी पीठ से उस चाकू को बाहर निकाल कर फेंकता है और कमजोरी के मारे नीचे गिर जाता है। उसकी आंखें भी बंद हो रही थी। इधर यूनसी के मुंह से भी खून निकल आता है और उसे सैमसन नजर आता है, जो उसे कहता है कि तुम्हें 2 मौके मिले थे। तुम जब ऑर्फनेज से निकलने के बाद तुम उस औरत को माफ़ कर सकते थे जो तुम्हें मारा करती थी, लेकिन तुमने इतने सारे लोगों को तुम्हारी बीवी के अफेयर का पता चला तब भी तुम्हारे पास मौका था। तुम खुद को मासूम लोगों की जान लेने से रोक लेते, मगर तुमने दोनों मौके गंवा दिए। यहाँ दिखाया जाता है कि उसने यूनसी को कैद किया था। वो उससे माफ़ी मांगती है, मगर उसने बोला कि तुम झूठ बोल रही हो और उसे मार डालता है। सैमसन कहता है कि तुम अगली ज़िंदगी में बहुत बुरे रूप में पैदा होगे और तुम्हारे बुरे कर्मों का नतीजा यही होगा। अभी तो तुम्हें उन लोगों को जवाब भी देना है जिन्हें तुमने मारा। यह बोलकर वह गायब हो गया। यूनसी के हस्बैंड को मरे हुए लोग नजर आते हैं जिन्हें उसने मारा था। वो सब लोग उसकी तरफ आते हुए कह रहे होते हैं कि हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, तुमसे सारे हिसाब लेंगे। वो यह सब देखकर डर जाते हैं, लेकिन अब तो उसे हिसाब देना ही पड़ेगा। वहाँ रियू और जाही यून के पास पहुँच जाते हैं। रियू उसे इस हालत में देख कर रोने लग जाती है और बोलती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मेरे साथ ही रहो। रियू उसका हाथ पकड़ कर रोने लग जाती है। वो उसकी तरफ देख रहा होता है, लेकिन उसका हाथ छूटने लग जाता है और आंखें बंद होने लगती है। यून मर रहा था, इसलिए उसका सारा जिस्म गायब हो रहा था। रियू यह सब देख कर रोने लग जाती है, लेकिन यून को जाने से रोक नहीं पाती। कुछ ही देर में वह पूरी तरह से गायब हो जाता है। रियू वहीं बैठी बेबसी से रो जाती है और जाई भी पास खड़ा दुखी हो रहा होता है। यहाँ पैरी और डोंग भी अब इस दुनिया को अलविदा करने के लिए पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। रियू के फ्रेंड के साथ अपनी डेट पर था, उसे तीर चलाना सिखा रहा होता है, मगर तभी उसके हाथ से भी सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। वह भी गायब होने लग जाता है, जो देखकर रियू की फ्रेंड समझ जाती है कि डोंगू के जाने का टाइम आ गया है। वो हैरानी से उसे देखती है तो कहता है कि आज का दिन बहुत अच्छा था, अब जाने का टाइम आ गया है, मैं तुम्हें आखिरी बार अलविदा कहता हूँ। यह बोलकर वह गायब हो जाता है और रियू की फ्रेंड इधर उधर देखने लग जाती है। वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ उस बिल्डिंग के बाहर पहुँच जाती है जहाँ यूनसी के हस्बैंड की लाश पड़ी हुई थी। उधर पुलिस ऑफिसर और उसकी टीम लॉक खोलते हैं तो उसमें एक पोस्टर निकलता है जिस पर बच्चों के 7 गुनाहों के नाम लिखे हुए थे। तब टीवी पर इस केस की न्यूज़ चलती है कि यूनसी का हस्बैंड एक अनाथ लड़का था जिसने सबसे पहला कत्ल अपनी माँ का किया, जिसने उसे ऑर्फनेज छोड़ा और उस ऑर्फनेज की डायरेक्टर को भी मार दिया क्योंकि वह उसे मारा करती थी। तीसरी औरत उसकी मकान मालकी थी जिसे देखकर उसे अपनी माँ की याद आया करती थी, इसलिए उसने उसे भी मार डाला। औरतों को मारने के बाद उसे हिम्मत आ गई और उसने औरतों की 7 गुनाहों के नाम पर कत्ल करने का सिलसिला शुरू कर दिया। इतनी बेरहमी दिखाई वहाँ तक को नहीं छोड़ा। 1994 में भी जब वह एक लड़की को कत्ल करके वहाँ से भाग रहा था तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन वह भाग निकला और उसका एक्सीडेंट हो गया। जिसने उसका इलाज किया उसकी वाइफ यूनसी थी। उसने शादी करके उसने कत्ल करने छोड़ दिया, लेकिन 28 साल बाद जब उसे अपनी वाइफ के अफेयर का पता चला, अंदर का खून जाग गया और उसने अपनी वाइफ को मार डाला और उसने अपने आसपास के लोगों को भी निशाना बनाया। कि फ्रेंड ये सब घर में बैठकर न्यूज़ देख रही होती है। वो टीवी बंद करके रियू के कमरे का डोर नॉक करती है, लेकिन वो डोर नहीं खोलती क्योंकि यून के गायब होने के बाद से उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। अगले कुछ दिनों तक वह हॉस्पिटल नहीं जा रही होती है। उसकी हॉस्पिटल वाली डेस्क भी खाली पड़ी हुई थी। रियू यून के पुराने घर में आई होती है क्योंकि वहाँ से उसकी यादें जुड़ी हुई थी। वह रेडियो चला रही होती और एक फूल वाला गमला सामने रखकर खिड़की से बाहर देखती है तो उसे याद आता है कि वह जू के रूप में यून के घर की दीवार पर फूल व गमले रखकर जाया करती थी। वो उसके बॉक्स में पड़े कागज़ के फ्रॉक्स निकाल कर देखती है तो उसे याद आता है कि यह वही फ्रॉक्स है जो जू के रूप में बनाया करती थी। यून उसे देखकर मुस्कुराया करता था। अब यून की स्केच बुक निकाल कर देखती है तो उसमें जू की बहुत सारी तस्वीरें बनी हुई थी। यह देखकर वह रोने लग जाती है क्योंकि उसने इमेजिन क्या होता है कि यून किस तरह अपने कमरे में रहकर जू को देखते हुए तस्वीर बना रहा होगा। वो यही याद करके बहुत रोने लग जाती है।
क्योंकि जिससे मिलने का उसने इतना लंबा वेट किया था वो उसे छोड़कर वहाँ से चला गया। यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू।